आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेजी से धड़क रहा था। मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी ही तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले ही चिंतित हूँ। सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को नहीं बुला सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसीलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में छोटी थी। उसे तो खुश होना ही चाहिए था। और सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है, वे तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो? मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी शॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे, फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे ही बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इनसे सलाह ले लूं। लेकिन उसने मुझे ही बातें बना दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत अक्लमंद लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी तो मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे थी शांत होती हैं, लेकिन मैं तो सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थीं। सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती, लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोर की चीख की आवाज़ सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। ये एक लड़की की चीख की आवाज़ थी और लड़की कौन हो सकती थी, मैं अच्छी तरह से जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया है?
सब उसको संभालने लगे, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उसे पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया था। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। हमारी बेटी को क्या हो गया है पता नहीं, उसके साथ क्या सलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ से। मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैं घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहती थी कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी होती या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा मोहन कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल से वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों में क्या जवाब देंगे, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह में रस्म हो जाए फिर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। बस मैं अपने मायके में एक ये पल के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता और ना कोई कानून। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये तो पहले भी हो चुका था। जब मोहन की पहली शादी हुई थी, मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। मेरी पसंदीदा लड़की थी, वह मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। मैं उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह अमीर पिता की बेटी थी, वह बहुत अच्छी लगती थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि वह जैसे मोहन को पसंद करने लगी है और शायद इसीलिए रिश्ता भेजा था, लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन ये भी कह रही थी कि अगर मुझे नहीं रहना है तो मैं नहीं रहूँगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या क्या है। मोहन घर आ चुका था, तब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी, कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी मोहन को भला बुरा और धमका कर चले गए। ये अपनी बेटी को भी साथ लेकर चले गए। अच्छा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। हमारी लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मोहन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। मोहन के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी, मुझे बुरा भला कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। अगर उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला
महसूस कर रही थी। मेरे साथ मोहन के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत न हारती, लोगों के ताने अकेले ही सुनती रही। मोहन बड़ा था, मोहन से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मोहन को लेकर तरह तरह की कहानी बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद मोहन पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है मोहन दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने दुल्हन के साथ ऐसा क्या क्या कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितने मुंह उतनी बातें थीं, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। सब लोगों को असली बातें पता ना हो तो खुद की कहानी बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानी सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो ये थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा लगता था कि सुहागरात को ही मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वे हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी और बोली थी, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थीं? मोहन की बात करूं तो मोहन बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो परेशानी वाली होती। मोहन मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारा इतने लाड प्यार देने के बाद भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता, मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने का और पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहना करता। पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन को कॉलेज को लेकर भी जाता और वापस लेकर भी आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया हो। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। ये सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी क्यों ना हम काजल की शादी इसी से कर दें। बहन बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ था यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो भाग जाती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मोहन थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि मोहन की फिर से शादी कराऊं और ऐसी लड़की से करूं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में मोहन ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। मोहन की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। मैं भी यही चाहती थी कि यह जो बहू आए मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर न जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मैं मोहन की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊं, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो
और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो, और जल्द ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की की उम्र कम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। पतली और सामान्य नाक नक्शे वाली लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया था कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नियां कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने मोहन को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी आम शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। मोहन की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था कि चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मामला सोचती हूँ, कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर मोहन चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे से बाहर चला गया। कहीं ना कहीं मोहन के दिल में चोट जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नी डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी और उसे भरोसा दिलाऊंगी। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो तो मुझे बताए, मैं वह समस्या का समाधान करूंगी। मेरा प्लान इस बार शादी को बहुत सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से मोहन की शादी कर दी। लड़की का नाम सोनी था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दे, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। फिर शादी निमट गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। कुछ सहेलियां वगैरह थीं और उनके परिवार वाले थे। सोनी को मैं मोहन के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने सोनी का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, सोनी बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। सोनी हैरानी से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने सोनी को समझाते हुए कहा, बेटा, मोहन शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किलों से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया था। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में, ये सब उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। सोनी ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और सोनी को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बाहर हाल में ही सोफे पर लेट गई। काजल को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी जी, आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। काजल जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि है भगवान, ये रात तो अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसा तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मानने में लगी हुई थी कि
तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। सोनी चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर से गेट के अंदर लिया। मैंने उसे जैसे तैसे समझा कर थोड़ा शांत कराया। कुछ बोलने की स्थिति में मैं नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको और मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। सोनी तो बहुत ही समझदार थी। उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाना चाहिए था, लेकिन सोनी ने भी इस शादी को नहीं निभाया और वे मोहन को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन सोनी के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी करा लेंगे। मैं सदमे की हालत में फोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब मोहन को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले तो मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन सोनी तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। सोनी को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी तो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। मेरे बेटे की शादी में हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर लड़कियां भाग जाती थीं। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगे कि आखिर बात क्या है। मेहमान भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार मोहन भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त मोहन पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि उसमें कुछ परेशानी वाली बात है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह ही था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने मोहन के दोस्त को फोन लगाया। इस विदेश में रहने वाले दोस्त को मैंने उससे पूछा, नितिन, तुम मोहन को जानते हो, उसके अच्छे दोस्त हो। मोहन अपने दिल की सारी बातें तुमसे करता है। मुझे मोहन के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें ज़रूर कुछ बताया होगा, लेकिन यह सुनकर तुम्हें हैरानी होगी कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की है और मेरी 3 पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं? लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वह भी 3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मोहन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर मोहन की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। और लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खास नहीं करना पड़ेगा। लड़की को
तो मैंने राजी कर लिया था। लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि मैं शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सीमा था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। दिल ही दिल में खुशी हुई कि अगर सीमा मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सीमा बहुत खूबसूरत भी थी और इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक, और हैरानी की बात तो ये थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने दरवाज़ा खोल कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। मोहन कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है। मोहन के साथ मैं नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहिए, सीमा ने कहा। मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन सीमा, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। सीमा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मोहन की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, मोहन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने मोहन के बारे में बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मोहन मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों में विनती के ऐसे भाव थे कि मैं उसे रोक ना सकी। सीमा चली गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि अब कुछ देर में सीमा के माँ बाप का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सीमा ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। था। मोहन की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सीमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था सीमा अब भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं मोहन का चेकअप कराकर ही रहूंगी अपने होशो हवास में, तो मोहन ऐसा कभी ही नहीं करने देता। इसलिए एक दिन मैंने मोहन के खाने में नींद की दवाई मिला दी। मोहन को गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने मोहन के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चला गया। फिर मैं बेसब्री से मोहन की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि मोहन एकदम नॉर्मल है। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। ये सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई हद ना रही। अगर मोहन नॉर्मल है तो शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नी क्यों भाग जाती है? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सीमा के पास गई। सीमा के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की।
शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सीमा डर गई थी। वे हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सीमा के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सीमा बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सीमा को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सीमा, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। मुझे बता सकती हो आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है? एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू, मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर सीमा ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। जब सीमा किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने सीमा से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो सीमा डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी। मैं सीमा को अपने घर ले आई। सीमा के माता पिता ने बहुत खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सीमा को दुल्हन बनाकर मैंने मोहन के कमरे में बैठा दिया। मोहन को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि सीमा घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, मैं वहां जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर मोहन ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फोन काट दिया था। मैं मोहन के कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में मोहन दाखिल हुआ था। उसने एक नजर सजी सवरी बैठी सीमा पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सीमा डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक कर आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। तभी अचानक बाथरूम में से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनते ही सीमा बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। डर की वजह से वह थर-थर कांप रही थी। मैं भी हैरानी से खड़ी थी। अंदर तो मोहन गया था, फिर औरत की आवाज क्यों? तभी मोहन बाहर निकला और मोहन को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही बेहुदा सा, बहुत ही डरावना लग रहा था। आंखों में जैसे खून निकला हुआ था। आवाज भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना क्या था मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ मोहन सीमा की तरफ बढ़ा था। सीमा डरती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और मोहन को रोकने की कोशिश कर रही थी। मोहन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? मोहन ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन मोहन? शर्मिला नाम है मेरा। मौका देखकर सीमा कमरे से भाग गई थी। इससे पहले मोहन फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मोहन की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी सीमा को अपने सीने से लगा लिया, हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे?
उसने कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा। सच में मेरे भाइयों को भी मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो। आंटी जी कुछ नहीं होगा, सीमा शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया था कि शायद मोहन पर किसी भूत का साया है। सीमा को मैंने अपने ही रूम में सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हाल से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मोहन पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है, मुझे तो मोहन एक दिमागी मरीज लगता है। उसे ऊपर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसे किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लो, इसका इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट मोहन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मनीष बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर मोहन पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह दौरे मोहन को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग इसके कमरे से ही मिल जाएगा। एक बार सुराग लग जाए तो इसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। सीमा जाग चुकी थी। रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सीमा बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सीमा के सर पर प्यार का हाथ फेरते हुए मैं बोली, सीमा बेटा सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? सीमा ने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा भी, डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। मोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सीमा राज़ी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सीमा से कहा था कि सीमा बेटा अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो, और सीमा ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंड उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बच जाएगा। 10 बजे के करीब मोहन के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मैंने अपने हाथों से दरवाज़ा खोला था। सीमा को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। मोहन एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने उससे एकदम नॉर्मल ही बात की थी। पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मोहन ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मोहन के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं मोहन के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखीं। सीमा भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई शर्मिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन वह दूसरी पत्नी ले आया था। शर्मिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। शर्मिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर शर्मिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और उसके कैरेक्टर में ही मोहन ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो कि उपन्यास मोहन पढ़ता है वह सारी किताबें आप लोग कमरे से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से मोहन को समझाना
पड़ेगा, उसे मिलकर कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से। और सीमा और मेरी मेहनत से मोहन ठीक होने लगा था। सीमा मोहन के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। मोहन में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सीमा के लिए प्यार देखा था। सीमा कहीं भी जाती थी, मोहन की निगाहें उसका पीछा करती थी। मोहन का इलाज चलते आज 3 माह हो चुके थे। सीमा ने जो मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सीमा जैसी बहू मिली। सीमा अभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मोहन बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सीमा से कहा कि सीमा, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सीमा ना समझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सीमा, आज तुम्हें दुल्हन बनकर मोहन के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सीमा डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी से भी संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि मोहन अब ठीक हो चुका है। वो भी मोहन की प्यार भरी नजरों को समझ चुकी थी। सीमा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना, दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम फौरन ही बाहर भाग आना। रात को मोहन के आने से पहले ही मैंने सीमा को दुल्हन की तरह सजाया। मोहन के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। मैंने मोहन के आने का टाइम हो गया था, सीमा को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई थी। थोड़ी देर में मोहन आ चुका था। खाना खाते हुए मोहन की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि मोहन किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में मोहन खुद ही बोला, मम्मी, सीमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है क्या? कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही काजल बोल पड़ी, भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले ही काजल अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओगे तो तुम्हें अपने सवाल का खुद ही जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद मोहन अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। भगवान सब कुछ ठीक हो। मैं भी मोहन के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे सीमा और मोहन की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोशियों में मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मन ही मन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई। सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सीमा को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सीमा की झुकी हुई नज़र और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सीमा के माथे को चूमते हुए कहा, सीमा बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सीमा थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, मोहन को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सीमा को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हाल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे मोहन के और सीमा के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।